हमने स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग। और हमारा सिलेबस जो है एमए योगा का नहीं, नेट का जो सिलेबस है उसको हम एक बार देखेंगे। और एमए योगा का जो आपका सिलेबस है वो भी मेरे पास में साइमल्टेनियसली खुला हुआ है। तो इसमें आपका जो डाइट एंड न्यूट्रिशन का जितना भी पोर्शन है वो हमको तो अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन रिलेशन टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, human nutritional requirements, concept of food, acceptance of food, functions of food, components of food, इन ये सब हमने जो है अच्छे से डिटेल में ले चुका है। सेकेंड यूनिट में जो योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है मिताहार, आहार और जो पथ्य है, अपथ्य है, राजसिक, तामसिक, सात्विक जो है, और जो घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कौन कौन से आहार पद्धति बताई गई है। इसके अलावा गुण जो है आहार के, वो त्रिगुणात्मक आहार के बारे में बताया गया है, तो वो। और फिर योगिक डाइट जो है साधना में किस प्रकार की होनी चाहिए, और डाइट का रोल क्या है हेल्दी लिविंग में, प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ, इन सब का चर्चा जो है वो हम कर चुके थे। और हमने लास्ट क्लास में जो है एक बुक जो थी YCMU की शिक्षण शास्त्र आहार शास्त्र, उसके अकॉर्डिंग हमने रिवीजन भी कर लिया था। तो ये हमारा पोर्शन जो है ये कंप्लीट है। अब हम इसको मैच करेंगे अपने नेट के सिलेबस में, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, तो ये जो पोर्शन है ये आपका वही है जो हमने वहाँ पे कवर कर चुका है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसको वापस रिपीट भी ले सकती हूँ, और अगर आपको लगता है कि ये समझ में आ चुका है तो हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशनल जो टर्मिनोलॉजी है इन रिलेशन टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये चीज़ जो है ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, फूड का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, ये हमारे ये सब एज इट इज़ आपके जो सिलेबस में है ये वही चीज़ें यहाँ पर सेम है। फंक्शंस ऑफ फूड, क्या उसके कार्य होते हैं, भोजन का क्या कार्य होता है, इफेक्ट्स ऑन बॉडी, और उसका जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फूड के। तो इसमें आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों भी आ जाते हैं। उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कौन से भोजन में क्या क्या पाया जाता है, चावल में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन बी कौन से खानों में पाया जाता है, इत्यादि। इस प्रकार की जो बातें हैं ये आपके सोर्सेज में आती हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने देखे थे कौन कौन से होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो हमको ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लगते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो हमको कम क्वांटिटी में लगते हैं। तो कम क्वांटिटी में लगने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हमारे थे वो थे मिनरल्स थे और विटामिन्स थे। तो विटामिन और मिनरल कम अमाउंट में लगते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगते, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और मैक्रो यानी कि ज़्यादा मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड फैट्स और प्रोटीन। लिपिड फैट एक ही है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, ये तीन ग्रुप्स जो हैं ये ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, ग्राम्स में लगते हैं। जितना शरीर का वज़न है उसके जैसे 40 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसको रोज़ 40 ग्राम प्रोटीन लगता है। कार्बोहाइड्रेट का भी बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो लगता है। लिपिड्स भी जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारे शरीर में लगते हैं। तो इन सबको, तीनों को हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमको कम अमाउंट में लगते हैं ऐसे खानों को बोला। तो उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, अब वो हमने देखा कि ये इन पांचों को हमने देखा था, क्या बोलते, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, देन अपने मिनरल्स एंड विटामिन्स। और इन सब का एक एक डिटेल में हमने देखा है कि इनका सोर्स क्या होता है, कौन से खाने में
ये मिलते हैं। और विटामिन्स में एक एक विटामिन का डिटेल में हमको जो है वो देखना रहता है। उसमें पूरा जैसे एक विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, ऐसे करके B12 तक हमने जो है वो पूरे कवर किए थे। और आपने अगर लिखा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो इसको हम वापस भी ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो हमने सोर्स और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी। और ये दोनों चीज़ें आती हैं कि ये डिजीज जैसे बेरी बेरी डिजीज़ है, तो ये विटामिन बी के कमी से होता है। कौन से वाले बी की कमी से होता है? बी कौन से वाले? B1, B2, B3 किससे होता है? बेरी बेरी। हाँ, बेरी बेरी बी की कमी से होता है। तो कौन से वाले बी की कमी से होता है? क्या मैम? बेरी बेरी डिजीज कौन से वाले विटामिन की कमी से होता है? B12। नहीं नहीं, B12 से नहीं होता। B12 से नसों में और इन सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। बेरी बेरी B3 या B4 की कमी से होता है। हम एक बार चेक कर लेंगे, फिर उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो ये जो बेरी बेरी डिजीज़ है, अब ये ऐसा प्रश्न आ गया तो ये ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के स्पेसिफिक आंसर्स ये एमसीक्यूज़ में पक्का फंसते हैं। तो ये पोर्शन पूरा इसमें इम्पॉर्टेंट है। डिजीज़ उस वो डिजीज़ किसके कमी से हुआ है। अब जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? बता सकते हैं एनीमिया किसकी कमी से होता है? सिकल सेल एनीमिया। नहीं नहीं, सिकल सेल एनीमिया अलग होता है। सिकल सेल एनीमिया अलग है। एनीमिया कैसा होता है? एनीमिया नॉर्मल लोगों को जो एनीमिया होता है, तो वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आयरन की कमी से जो ये हमको एनीमिया होता है, तो ये किसका हमको खाने से ये ठीक हो जाएगा? तो ये मिनरल्स में आयरन कंजम्पशन जो कि हमको ग्रीन पत्तीदार सब्जियों में मिलता है, उसको खाने से ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए ये आपको सारे ये याद करना ज़रूरी है। सारे बी जो जितने कॉम्प्लेक्स के जितने हैं उनके रिलेटेड जो डिजीजेज है, मैंने गूगल से लिख करके आपको बताया था और आपकी बुक में भी है ऑलरेडी ये। तो ये वन वर्ड है और ये बिल्कुल पक्का इसमें से कुछ ना कुछ आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन से डिजीजेज होते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन से डिजीजेज होते हैं? कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है? तो हमने देखा था सभी सीरियल्स में जो है पाया जाता है। सभी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। सभी लेग्यूम्स में प्रोटीन पाया जाता है। और सभी जो जैसे सीड ऑयल है और एनिमल फैट है, इन सब में लिपिड्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ कि उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। 5 हमने देखे बायोमॉलिक्यूल्स, और इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, लिपिड्स, ये अपना क्या बोलते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 हमने देखे। इन पांचों के हमने स्ट्रक्चर देखे, केमिकल स्ट्रक्चर देखे थे, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, किस चीज़ से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है? शुगर से मिलके बनता है। और अंत में हर चीज़ में ग्लूकोज जो है वो आपको दिखेगा। और फ्रक्टोज जो है, जो बेसिक मोनोसैक्राइड्स हैं, तो एक एक मोनोसैक्राइड से मिलकर बने हुए आपको ये कार्बोहाइड्रेट दिखेंगे। अमीनो एसिड देखे थे हमने, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, जिनको जोड़ करके हमारे ये सारे प्रोटीन बनते हैं। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि आगे पीछे करके जैसे हम वही मतलब 20 चीज़ें हैं, उन्हीं को आगे पीछे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते रहे तो नई नई चीज़ें जैसे बन सकती हैं। इसी प्रकार वही जो है हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं, उन्हीं के आगे पीछे करके हमारे मोस्टली सारे प्रोटीन भी बनते हैं। तो प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। लिपिड्स किससे बनते हैं? तो ये लिपिड्स भी, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे इनके यूनिट्स से बड़े बड़े ये लिपिड्स जो है ये तैयार होते हैं। मिनरल्स अपने आप में एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स का अर्थ होता है
कि ये जो है ये एलिमेंटल फॉर्मेट में रहते हैं। ये बेसिकली ये अपने जैसे आयरन है, तो ये आयरन जितने उसके फ्री रहने के लिए जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कंबाइंड रूप में चाहिए रहते हैं, तो उतने एक साथ रहेंगे। जैसे Fe3 होता है, ठीक है ना? तो ये आपका आयरन जो है ये इस प्रकार से रहता है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये अलग अलग जो है सब्जी भाजियों में पाया जाता है। फिर जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में, इसमें उसमें। कैल्शियम रहता कैसे है आपका? फ्री उसमें मतलब फ्री नहीं रहता, तो किसी ना किसी इसके साथ में मिला हुआ, जैसे चूना रहता है, चूना। तो कैल्शियम उसमें क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब से मिलकर के जो चीज़ें बनती हैं, तो वो हम खाते हैं जब पान में, तो हमको उससे भी हमारा जो है शरीर का कैल्शियम बढ़ता है, इत्यादि। तो ये हमारे मिनरल्स का हमने देखा कि हमने किस प्रकार मिनरल्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। और विटामिन्स, विटामिन्स के तो केमिकल स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो मैंने आपको नहीं पढ़ाए और वो आपको आते भी नहीं है। लेकिन बस इतना जानने के लिए कि इनके सबके स्ट्रक्चर जो है केमिकल वो अलग अलग रहते हैं। तो ये हमने पांचों के जो स्ट्रक्चर्स केमिकल्स देखे, केमिकल स्ट्रक्चर। हमने इन पांचों के फंक्शंस भी देखे थे कि किस प्रकार से इनका कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर में एनर्जी का लेवल मेंटेन रखना, क्योंकि शुगर जो है वो एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। दूसरा, प्रोटीन का कार्य होता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मैं सबसे मुख्य कार्य का चर्चा कर रही हूँ। अलावा इसके मैंने 5 कार्य बताए हैं सभी के। प्रोटीन का कार्य है कि आपका जो मसल बिल्डिंग है, जो बॉडी बिल्डिंग है, जो आपके शरीर की ग्रोथ है, ये सब चीज़ें प्रॉपर हो, तो ये प्रोटीन के जो है होने से ये सब चीज़ें प्रॉपर हो पाती हैं। तो ये प्रोटीन का मुख्य कार्य है। और क्या क्या कार्य है हमारे जो है विटामिन्स हैं। ये विटामिन्स को हर रिएक्शन जो हमारे शरीर में हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी में, तो इन सभी चीज़ों में ये लगने वाला इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन्स। क्योंकि ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के तौर पे कार्य करते हैं, ये और मिनरल्स दोनों मिलके। तो इनकी एक्टिविटी बहुत, इनका अमाउंट बहुत कम लगता है, लेकिन इनकी प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कम अमाउंट में होने से हमारे शरीर का कार्य चलता है। ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जो कम है वो अगर एब्सेंट हो गया तो बीमारियां जो है वो जन्म ले लेती हैं। उनके न होने से कार्य नहीं चलता। तो विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और लिपिड्स जो है, ये तो आपको पता है, सारे जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो उनके अपने शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए पानी लगता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनके एब्जॉर्ब होने के लिए अपने शरीर में ये लिपिड्स लगते हैं। तो इनका एक मुख्य कार्य ये है कि ये विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करते हैं। और दूसरा, अपने सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हर जगह पे ये जो लिपिड्स लगते हैं, तो इनकी भी लेयर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुशनिंग में भी। जैसे बहुत सारी एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर में होते हैं जो फैट को प्रिजर्व करके रखते हैं, और उनका कार्य क्या होता है? कुशनिंग का कार्य होता है, हमारे शरीर को ये कुशन करते हैं। तो ये हमको हर प्रकार से कई मतलब अलग अलग पांचों मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पांचों के अलग अलग रोल्स हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य अलग रोल है वो बताया। लेकिन जनरली इन सब के जो रोल्स हैं वो क्या क्या है कि ये आपके शरीर की ग्रोथ, वाढ़ में जो है एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये शरीर को रिपेयर करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये आपके शरीर में होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, ताकि जब आपके शरीर में एनर्जी लेवल कम हो, तब आपका जो किस प्रकार से ये मतलब एक समान भाव, मतलब समानता बना के रखें, तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके सभी अंगों का जो है ये प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, ये उसके लिए कार्य करते हैं, इत्यादि। तो हमने ये काफ़ी डिटेल में देख चुका है। आपके अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ स्पेसिफिक ऐसे चीज़ जो समझ में ना आए, तो आप वो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो पानी, ये पानी एक और मेजर ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में 3 देखे, उनके अलावा एक चौथा पानी भी आप इसको जोड़ के रखें। पानी एक मेजर न्यूट्रिएंट है, और वो वह जो है वो हमारे शरीर के
प्रत्येक जो है ग्रोथ के कार्य में और हर एक कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस, तो ये हम अच्छा इन इसके बाद ये फर्स्ट जो हमारा ये यहाँ पर हमने देखा, ये हमारा सिलेबस है नेट का। इसमें जो पहला पॉइंट जो है, इसमें से हम अपने आपके सिलेबस में सारा जो है ये फर्स्ट यूनिट में हम ये कवर कर चुके हैं। तो इसमें आपको कुछ भी तकलीफ हो तो अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम आपका फर्स्ट यूनिट जो वहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। फिर आपका आता है योगिक कंसेप्ट ऑफ डाइट एंड इट्स रेलेवेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल। यहाँ पर हमारा जो आपका सेकंड चैप्टर है किसका, आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन का। ये देखिए यहाँ पर ये योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट ये एज इट इज़ आपका उठा के दिया हुआ है, और ये भी हम कर चुके हैं। अलग अलग ग्रंथों में योगिक डाइट की क्या संकल्पना दी गई है इसे हमने देखा है, और ये सारे पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं इनमें अगर आपको वापस पुनरावृत्ति की आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं। तीसरा यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो बताया है, जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट, बैलेंस्ड डाइट कॉन्सेप्ट यानी कि चौरस आहार। ये जो चौरस आहार है ये हमने परसों की क्लास में किया है, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और इन सब का एक बैलेंस जो है हमको आवश्यक होता है। तो ये इनके क्या, इन सब का एक बैलेंस होने का क्या ज़रूरत है, ये वही हो गया जो ऊपर हम कर चुके हैं कि हमारे थाली में कार्बोहाइड्रेट का भी एक मेजर अमाउंट हो, प्रोटीन का भी अमाउंट हो, और फैट, मिनरल्स और विटामिन्स के भी अमाउंट्स हो। इसके अलावा फाइबर भी हमारे जो है थाली में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी का जो एक मतलब सुनियोजित जो अमाउंट होता है कि कितने अमाउंट में हमको ये चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि ये हमको कितनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हमको दिन में एक बार खा लेने से भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, उससे ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ चीज़ हमको दिन में 2-3 बार खानी चाहिए, वो उससे हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन होता है। तो इत्यादि ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड डाइट यानी कि चौरस आहार के अंतर्गत ये सब आ गया। और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सभी से मिलकर के ये हमारा जो बैलेंस्ड डाइट है ये बनता है। तो अब हम आज जो लेने वाले हैं टॉपिक वो है फूड ग्रुप्स, अन्नगट, मूलभूत अन्नगट। ये आपके तीसरे यूनिट जो मैंने अभी नहीं लिया है आपका अपने एमए योगा के सिलेबस में, उसमें भी है एज इट इज़, और आपके इसमें भी है आपका नेट के जो सिलेबस है उसमें भी ऐसे एज इट इज़ है फूड ग्रुप्स। तो इस टॉपिक को हम अभी कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ये मराठी में है ये, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर। और थोड़ा मुझे ये थोड़ा वैसे जाएगा, लेकिन मैं पूरी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो हमारे पास जो मेन ग्रुप्स हैं, फूड के जो ग्रुप्स हैं मेजर, तो ऐसे 4 हमारे पास ग्रुप्स हैं। और उन सारे चारों ही ग्रुप्स का जो हमारा आहार है उसमें उसका क्या रोल है, उसका क्या सहभाग है। और बैलेंस्ड डाइट का जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम चौरस आहार के अंतर्गत परसों की क्लास में देख चुके हैं, उसको अगेन यहाँ पर फूड ग्रुप्स के अंतर्गत उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पर चौरस आहार के अंतर्गत हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 5 जो चीज़ें, ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर के किस प्रकार बैलेंस डाइट होती है। तो वही चीज़ को हम यहाँ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि से देख रहे हैं कि ये फूड ग्रुप्स जो होते हैं इनके दृष्टिकोण से हमारा बैलेंस्ड डाइट क्या रहेगा। तो ये हम देखने जा रहे हैं अपने मूलभूत अन्नगट। इसमें ये जो यहाँ पर आपको आपने केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोहाइड्रेट वगैरह देखा। यहाँ पर हम जो है किस खाने में, किस प्रकार के भोजन में वो सब चीज़ें रहती हैं, उस दिशा से हम इसको देख रहे हैं। तो
ये जो अन्न गट है इनके पदार्थांमुळे आपणास त्या गटातील महत्त्वाच्या पोषक घटकांची कल्पना येऊ शकते। जैसे दूध, दही, चीज़ वगैरह ये सब में कैल्शियम और प्रोटीन्स होते हैं। और फलों के अंदर जो है ये फाइबर में और फलों में विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा खजाना होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है ना, ये अलग अलग जो अन्न गट है ये इनके अंदर जो निहित न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बेसिस पे इन अन्नगटों को बनाया गया है। तो अन्नगट के जो 4 मेजर गट हैं, 4 ग्रुप्स हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला ग्रुप है तृणधान्य और भरड़ धान्य और दाल। तो आपके जो जैसे गेहूँ वगैरह जो है, तो इस प्रकार के धान्य और दालें जो हैं वो, और भरड़ धान्य क्या होता है सर? मिलेट्स को बोलते शायद। ओके ओके। तो अपने सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस, जो भी आपके जितने भी तृण धान्य हैं, भरड़ धान्य और दाल है, तो इन सब को मिला करके हमारा ये जो ये बनने वाला है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में हमारे जितनी भी भाजियाँ और फल है वो आ जाते हैं। तीसरी में एनिमल प्रोटीन जो है वो आ जाता है। और चौथे में हमारे आ जाते हैं तैलीय लिपिड वाले सारी चीज़ें और शुगर। तो सीड लिपिड मतलब सीड वाले लिपिड्स मतलब सीड ऑयल्स वगैरह वो सब, और इसमें हमारा घी वगैरह वो भी आ जाता है, और साखर। तो ये सारे 4 ग्रुप्स के अंदर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो तृण धान्य में हमारा गेहूँ, तांदुल, ये सब चीज़ें और उनके द्वारा बनाए हुए पीठ और उनके द्वारा बनाई हुई पदार्थ विभिन्न, जैसे आटा है, रवा, मैदा, नूडल्स, ब्रेड, तांदळाचे पीठ, पोहे, चुरमुरे, शेवया, ये सब चीज़ें हमारे तृण धान्य के अंतर्गत कैटेगरी में आ जाते हैं। भरड़ धान्य में हमारे ज्वारी, बाजरी, मक्का, नाचनी, ये सब कॉर्नफ्लेक्स, ये सब लहाया, ज्वारीची, ये सब हमारे मिलेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनमें भी जो है काफ़ी भरपूर प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट होता है। तीसरा जो है हमारे जो दाल और धान्य है, तो ये हाँ, इनमें इसका ये भी बताया गया है। रुकिए एक सेकेंड। तो ये जो ऊर्जा का ये उत्तम स्रोत जो है ठोसर धान्य, इनको ठोसर धान्य भी बोला जाता है। किसको? जो भरड़ धान्य है इनको ठोसर धान्य भी बोला जाता है। और इनका 30 ग्राम तक जो है हमको एक जो है ये चाहिए, क्या, एक बार में इतना खाना चाहिए। और एक दिन में कितनी बार हमको ये खाना चाहिए? तो ये 9 से 20 जो है ये हमको अमाउंट में खाना चाहिए। तो ये हमारे तृण धान्य और भरड़ धान्य, इनका दोनों का मिला करके 30 ग्राम तक हमारा जो ये पार्ट है ये कवर होना चाहिए। दूसरा जो प्रोटीन्स का मुख्य गट है, जिसमें दाल और कडधान्य जो है ये आ जाते हैं। तो इसमें मूंग है, उड़द है, तूर है, चवळी, मटकी, वाटाणा, सोयाबीन, वाल इत्यादी, इनका भी हमारा जो एक वाढपाचे प्रमाण जे असतात ते 30 ग्रामपर्यंत असतात। आणि दर दिवशी किती म्हणजे घ्यायचे वाढपे? तर 2 ते 4। तो असं करून इनका जो ये है अमाउंट भी बताया गया है कि कितने बैलेंस्ड डाइट का अर्थ ये है कि हमको एटलीस्ट लॉजिकली टेक्निकली पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट में क्या खाना है। और वो एग्जैक्टली स्टिक, ऐसा नहीं है कि हमको, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट जो बताते हैं कि इतना ग्राम खाओ, तो फिर वो लोग जो है जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे होते हैं तो वो बिल्कुल मोज के खाते हैं कि आज मुझे इतनी कटोरी में ये खाना है तो इतनी ही खाएंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं।
तो जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हैं तो उनके लिए ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट बहुत कंफर्टेबल और बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनका प्रमाण वही रहता है ना, उनको समझ में कैसे आएगा कि हमको कितना खाना है। और अन्यथा नॉर्मल लोगों के हिसाब से ये जो चीज़ है ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए ये अंदाज़ है, सिर्फ उतना अप्रॉक्सीमेटली कि लगभग लगभग इतना आपको खाना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोग एक ही जैसा कार्य नहीं करते रोज़। उनका कभी कभी कार्य ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है, कभी वो आराम भी ज़्यादा करते हैं, कभी वो काम भी ज़्यादा करते हैं, तो उनका इन जनरल चलता है। और जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे है तो उनका स्ट्रिक्ट डाइट पे होने का कारण कुछ पक्का या तो हेल्थ इशू है उनको इसलिए, या वो स्पोर्ट्स के खिलाड़ू हैं, उनको वज़न बढ़ाना है, एक पर्टिकुलर दिशा में जाना है, या वज़न कम करने की दिशा में जाना है इत्यादि। उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रिक्ट डाइट पर रखने का अर्थ है कि वो व्यक्ति का कोई उद्देश्य है और वो एक ही प्रकार के जो है कार्य करके एक दिशा में जा रहा है। तो ऐसे खिलाड़ू, ऐसे जो बीमार व्यक्ति हैं, या एक्टर्स जो हैं जो अपना जैसे उनकी लाइफ में जो है ना एक बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी होता है, बट एट द सेम टाइम वो वेट पुट ऑन नहीं करना चाहते, तो उनकी ग्लैमरस वाली इंडस्ट्री में भी इस चीज़ का, बैलेंस डाइट का और न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत मेजर रोल होता है। इनको छोड़ के सामान्य लोग, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए लाइफ में बैलेंस्ड डाइट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अंदाज के लिए होती है। हम माप माप करके नहीं खाते। तो 30 ग्राम अंदाज से हमको जो है ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, और मतलब भरड़ धान्य और करधान्य, भरड़ धान्य और तृण धान्य, ये दोनों का एक कंबाइंड जो है हमको इतना लगभग लगभग इतना जाना चाहिए 30 ग्राम तक। और जो है एका दिवशी वाढपाची जे हे आहे किती असणार तर 9 ते 20 असणार. और प्रोटीन्स किती पाहिजे तर ते आपल्याला 2 ते 4 वेळेला आणि 30 ग्रामपर्यंत आपल्याला ते हवे असतात. उसके बाद भाजी और फल, ये हमको पर डे कितना खाना चाहिए, तो हमको लगभग लगभग जो है वो 100 ग्राम पर डे, मतलब एका वाढपाचे एकदा म्हणजे आपल्याला हे 100 ग्रामपर्यंत हे आपल्याला खाल्लं पाहिजे, आणि दर दिवशी कमीत कमी एकदा तरी हे आपल्या पोटात गेला पाहिजे. आणि त्याच्यात काय काय असतात तर पालक, मेथी, कोथिंबीर वगैरे हे सगळे म्हणजे जेवढे पात असतात, पानांची जेवढे हे असतात, कांद्याची पात, लसणाची पात पण खातात लोक, आणि आपले भरपूर जेवढे ग्रीन व्हेजिटेबल्स आहेत ते सगळे येतात. परत ते आपले सॅलेड्स जेवढे असतात ते सॅलेड सगळे त्याच्यामध्ये येऊन जातात. क्युकंबर म्हणजे काकडी, खीरा, आणि आपल्या बीटरूट वगैरे हे सगळं त्याच्यामध्ये येऊन जाणार आहे. आणि मग कंदमूल, ये जो हमारे कंदमूल जो रहते हैं, जैसे हमारा रताड़ है और बटाटा तो उसी में ही आता है, फिर जो और भी ऐसे कंदमूल जितने होते हैं तो ये जो है ये भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो फ्रूट्स हैं तो ये भी हमारे लिए उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कंदमूल और खोळे, ये जो है जैसे बटाटा, रताळी, तपकील, गाजर, बीट, मूला यांचा समावेश होतो. आणि कंदमुळे व खोळे ही प्रामुख्याने पिष्टमय पदार्थ, यानी कि उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च किस में पाया जाता है? मोस्टली ये बटाटे में पाया जाता है, लेकिन ये बाकी सब में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, शुगर का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, और ये पोषण जो है इसमें भरपूर होता है। और बाकी जितने भी चीज़ें हमने अभी नाम लिए, गाजर ये और वो लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में भर भर के मिनरल्स और विटामिन्स तो होते ही हैं, तो ये भी हमको मिलता है। इसके अलावा जब हम सैलड्स खाते हैं तो हमको फाइबर जो है ये प्राप्त होता है हमारे शरीर में, और इनके अलावा हमको विटामिन्स और मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। तो ये इनकी कितनी सर्विंग जानी चाहिए? लगभग 100 ग्राम तक इनकी भी सर्विंग जानी चाहिए दिन में 2 बार। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे इनके लिए बताया गया है, जो ये सब वेजिटेबल्स वगैरह हैं इनके लिए। और जो ये पहले वाला था ना एक वाड़प, ये ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए था, तो इन्होंने हर तीनों के लिए अलग अलग दिया है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए 1 बार 100 ग्राम दिन में, और इधर पे जो अपने सैलड्स और ये हैं इनके लिए दिन में 2 बार 100 ग्राम।
और इतर भाजियाँ जो हमारी बाकी की जो भाजियाँ हैं, जैसे फल है, फूल मतलब आपको पता होगा शेवगा के जो फूल होते हैं वो भी खाए जाते हैं, और भी केले के फूल भी खाए जाते हैं। तो फूलों को भी एज ए वेजिटेबल तैयार किया जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। उन सभी के अपने अपने बहुत रिच जो है मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं। तो वो फूलों की भी सब्जियां की जाती हैं, तो वो जो है वो इस गट में आ जाते हैं। टोमेटो, भिंडी और बाकी की जितनी हमारी जो है ये वाली भाजी है, तो ये शेंगा वगैरह, लाल भोपड़ा, परवल, फरसबी, ये सब। तो इसमें इसका भी हमको जो है 100 ग्राम तक एक वाड़प आना चाहिए, और वो दिन में 2 बार होना चाहिए। फलों के बारे में बताया गया, उसका भी 100 ग्राम्स तक आना चाहिए, दिन में एक बार आना चाहिए। सारे फ्रूट्स उसमें इंक्लूडेड हैं। अब हमने देखेंगे तीसरा जो हमारा अन्नगट है उसके बारे में। तो तीसरे अन्नगट में एनिमल प्रोटीन जो है ये आ जाता है। इसमें दूध है और दूधजन्य पदार्थ हैं, फिर अंडा है, मांस है, और मछली है, और पोल्ट्री है। ये पांचों छहों कैटेगरी के अंतर्गत मेजरली ये प्रोटीन और कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स भी कवर होते हैं। इसमें शुगर जो है वो भी होती है, जैसे दूध में थोड़ा सा शुगर होती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इस जो गट है, इस गट के अंदर हमको थोड़ा बहुत जो है ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर प्रोटीन मिलता है, और मिनरल्स और वाइटामिन्स जो है इसमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसमें कितना लेना है, तो एक मिनिट, वाढपाच्या प्रमाण 50 ग्राम पर्यंत असतात। ये किसके लिए? पोल्ट्री के लिए बता रहे हैं। और इसमें जो दिन में कितनी बार लेना है, तो एक बार। अच्छा, इसमें जो दूध है, दूध के लिए और दूधजन्य पदार्थों के लिए एक बताया है 100 ml तक जो है वो लेना चाहिए, और दूधों के पदार्थ जो है वो 50 ग्राम तक लेना चाहिए। तो कितनी बार लेना चाहिए, तो 3 बार दिन में। और दूध में आपके सभी प्रकार के दूध आ जाते हैं, सारे ही प्रकार के टोन्ड है, या विद मिल्क क्रीम है, या स्किम्ड मिल्क है, मिल्क पाउडर है, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं इस कैटेगरी में। दूधजन्य पदार्थों में हमारा जो है दही आता है, खवा आता है, चीज़, पनीर, योगर्ट, ये सब चीज़ें हमारे दूधजन्य पदार्थ में, जो दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो अंडा है, तो अंडे में एक तो कोंबड़ी का अंडा और एक बतख का अंडा, दोनों भी अंडे जो है ये खाने के योग्य है, और इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है। और जो है आजकल अंडों को वेजिटेरियन भी बोला जाने लगा है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मतलब लाइक वो कभी भी उसमें से ये नहीं निकलते हैं बच्चे, ऐसा वो कहते हैं। तो इसलिए वो जो है वेजिटेरियन है, ऐसा। और भी उसके काफ़ी कारण देते हैं वो। तो इस प्रकार अंडे जो है वो भी एनिमल प्रोटीन है, और वही जो है प्रोटीन का सोर्स भी है। मांस जो है उसमें रेड मीट आ जाता है, और चर्बी युक्त मीट भी आ जाता है। गोमांस, कोकरू व वासराचे मांस, डुकराचे मांस हे सर्व लोह, जस्त आणि जीवनसत्व B12 यांचे उत्तम स्रोत आहे। तो जितने प्रकार की जो मीट है उसका उसका बताया है कि ये काफ़ी अच्छा सोर्स है B12, और आयरन, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके बाद में फ़िश जो होती है, जो सी फूड होता है, नॉट ओनली फ़िश, सारा सी फूड जो है, तो ये सी फूड जो है ये जैसे इसमें फ़िश है, और भी लॉबस्टर, शिम्पले, ये क्या होते हैं, ये अपने शेल्स जो रहते हैं वो, और ऑयस्टर्स, ये जितना भी सी फूड है, तो ये बहुत इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, और विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में मिलते हैं। तो इसमें ई जो है वो भी हमको अच्छे से मिलता है, विटामिन। और इन सभी के लिए जो है इसमें कुछ साइज़ नहीं बताया है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, और प्रोटीन का। चिकन और टर्की और बतख और हंस, ये पोल्ट्री के अंतर्गत आ जाता है। तो ये मीट जो है, अच्छा ऊपर वाला जो मीट था वो बकरे का और बाकी बड़े जानवरों का था,
और यहाँ पर जो है ये इसका है चिकन वगैरह का जो है, मुर्गी का मांस जो है, तो इसलिए उसको पोल्ट्री के अंतर्गत गिना गया है। तो पोल्ट्री भी, इसमें भी सभी प्रोटीन है और काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इनका जो है 50 ग्राम तक पर डे एक बार जो है वो सेवन किया जा सकता है। ये सारा जो है ये एनिमल प्रोटीन के अंतर्गत आ गया है। और वीगन जो आजकल नया कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम जब भी डाइट एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो एक बार हमारा ये टॉपिक टच होता ही है। तो जो आजकल वीगन डाइट पे जाते हैं वो इस पूरे अन्नगट को स्किप कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है ये मतलब थोड़ा सा कम अच्छा है ये, पर ठीक है, अब जिसको जो जो सूट करता है वो उस हिसाब से करते हैं। और उनके पास उस प्रकार की पूरी जो है मतलब रीजंस होते हैं कि ये क्यों किया जाना चाहिए, तो इसलिए। तो ये एक अन्नगट हो गया। और चौथा और आखिरी अन्नगट जो हमारा है वो है स्निग्ध, लिपिड्स और फैट्स जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा हमारा चौथा अन्नगट है जिसमें तेल है और स्निग्ध पदार्थ हैं। तो इसमें आपका लोनी वगैरह, जो घी वगैरह जो बनाते हैं हम दूध से, तो वो, और फुल क्रीम जो ये रहती है, सिंपल क्रीम, और साजुक तुप, क्रीम, वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल, और जो स्निग्ध पदार्थ ये सब रहते हैं, तो ये इनका हमको एका वाळपाचे प्रमाण किती घ्यायचे आपल्याला, 5 ग्राम पर 5 ml. आणि एक म्हणजे दर दिवशी किती घ्यायचे, तर 4 ते 8 एवढ्या प्रमाणात आपल्याला दर दिवशी हे स्निग्ध तेल वगैरह हे घेतले पाहिजे। फिर सीड ऑयल्स जो रहते हैं, तो सीड ऑयल्स जैसे कि हमारा तिल, काजू, शेंगदाणा, बदाम, सुके खोबरे, ओले खोबरे, अक्रोड इत्यादी जे आहे ना, त्यांचा समावेश ह्याच्यात होतो। आणि ही ऊर्जा, प्रथिने व खनिज यांचे संतृप्त स्रोत आहेत। संतृप्त यानी सैचुरेटेड, असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड ये मैंने आपको लिपिड्स के समय पे पढ़ाया था। और आपको याद होगा कि जैसे घी, नारियल तेल और ये सब जो रहते हैं, जो जम जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये जो है ये अलग कैटेगरी में आते हैं। और जो सीड ऑयल्स होते हैं, जो वेजिटेबल से निकालते हैं या फ्लावर से निकालते हैं, तो ये अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। सीड ऑयल्स थोड़ा सा जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह मतलब उनका एक्चुअली मानना है कि कोलेस्ट्रॉल कम कॉज करते हैं क्योंकि वो जमते नहीं हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उनके कुछ दूसरे भी जो है नुकसान है। और जो नारियल तेल और घी है, तो ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ऐसे कुछ रिसर्चेस हैं। लेकिन इसकी विपरीत भी बहुत सारी रिसर्चेस हैं कि जब घी और ये नारियल तेल जो है ये हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ाने में मदद करता है, यानी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे ये शरीर में लचीलापन जो है, हमारे बोन्स जो है उनको काफ़ी अच्छा रखता है। और जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये हमारे शरीर में एजिलिटी यानी कि जो है ना मूवमेंट भी बना के रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जो है ऐसा बोलते हैं कि जमना नहीं चाहिए हमारी मतलब रक्त धमनियों में ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो इसलिए ये सभी चीज़ें जो हम खाते हैं ये अपने प्रमाण के हिसाब से खाना चाहिए, कम नहीं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा होने से भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दाने और तेल भी वगैरह जो है ये एक इसी के अंतर्गत आते हैं। और साखर, तो इसमें जो है चाहे गुड़ हो, चाहे साखर हो, मध है, ये सब चीज़ें जो है ये इस कैटेगरी में आ जाती हैं। और इसका भी जो है ये 5 ग्राम का एक वाड़प है और एक दिन में हमको 4 से 11 बार जो है ये ले सकते हैं। हेलो सर, कुछ बोल रहे हैं? नहीं। ओके। तो ये हमारे जो है अन्न गटातील सहभाग, तो 4ही अन्न गटातील विविध पदार्थ आहारात घेतल्याने तोचपणा जाऊन आहारात विविधता पण येते। तो हमारे पास जो है ना, जैसे एक रूटीन डाइट जो होती है, वो रूटीन डाइट में थोड़ा बोर होता है खा के, तो वो रूटीन जो एक वो है वो भी ब्रेक हो जाता है, एक इंटरेस्ट भी बढ़ता है भोजन में वैरायटी की वजह से।
और दूसरा जो ये एक विविध प्रकार के हमारे पास जो सोर्सेज है न्यूट्रिशन के, तो वो भी हमको मिल जाते हैं। तो इसमें अन्नगटांच्या आहार नियोजनासाठी उपयोग व आहारातील सहभाग दाखवले आहे। ये जो टेबल है, तो इसमें ये सब चीज़ों को शॉर्ट में जो है ये दिखाया गया है। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रमाण बताया हुआ है कि अपने दिन में कितनी बार लेना है, वो भी बताया है, और फिर उससे मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी बताया हुआ है। तो ये चारों का कंबाइंड फॉर्मेट का एक टेबल है। इस टेबल को याद कर लें। इसमें बहुत शॉर्ट में बताया है और वो बहुत इजी भी है, सिर्फ न याद होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है ये किसके अकॉर्डिंग है, इसका रेफरेंस क्या है इस टेबल का, तो नीचे उन्होंने रेफरेंस दिया है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। ये एक मैनुअल है जिसका 2011 में सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ है। तो को देख उसमें से ये टेबल उठाया गया है, उसको देख करके। तो ये एक हो गया। फिर बैलेंस्ड डाइट की संकल्पना जो है ये हम देखेंगे। और बैलेंस्ड डाइट में जो हमने कल देखा था कि हमने चौरस आहार देखा था, आज हम इसको कैलोरीज और जो है ना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये हो गया हमारा भारतीयांसाठी पोषक तत्वांचे दैनिक सूचित प्रमाण। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग है जो मैनुअल छपा है 2011 में, उसमें से उसके संदर्भ को लेकर के वो संदर्भ ग्रंथ है। और ये इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए और फिर जो है लहान मूले कितने महीने मतलब कितने वर्ष तक के एज वाइज, और फिर इन सब की डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो आपको जेंडर वाइज रिक्वायरमेंट प्लस एज वाइज रिक्वायरमेंट ये सब कुछ इस चार्ट में कवर किया गया है। तो ये चार्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें भी पुरुषों के अंतर्गत भी 3 कैटेगरी बताई गई हैं। एक वो जो बैठे काम करने वाले हैं, एक जो मध्यम स्तर के काम करते हैं, थोड़ा बैठते हैं थोड़ा चलते हैं, और तीसरा जो श्रम कार्य जो करते हैं। तीनों में जो है कितना वज़न अगर हो एक व्यक्ति का 60 किलो के आसपास, तो उसको कितनी ऊर्जा चाहिए कैलोरीज में पर डे, और कितना ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए पर डे, और कितना उसको जो है ये ऊर्जा मतलब कि आपका कार्बोहाइड्रेट याद रखिए। और फिर ये आपका दृश्य जो स्निग्ध ग्राम है वो कितना चाहिए, कैल्शियम यानी कि मिनरल्स जो है वो कितना चाहिए, कैल्शियम और आयरन। तो ये इस प्रकार से ये हमको एक चार्ट में बताया गया है। ये इतनी डिटेल की अगर आपको याद नहीं होंगी तो एटलीस्ट रेंज याद कर लीजिए। तो इसमें जो है ना आपका 2300 के रेंज में आपका जो है ना बैठे काम करने वाले पुरुष हैं, और इससे 1000 ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं उस व्यक्ति को जो श्रम कार्य करता है। और सभी को प्रोटीन जो है वो समान मात्रा में लगता है। और जो स्निग्ध पदार्थ है वो भी यहाँ 25 लगता है, तो वहाँ 15 ग्राम ज़्यादा लगता है। कैल्शियम और आयरन और प्रोटीन ये इनकी जो है अमाउंट सेम रहती है सबके लिए। इसी प्रकार जो आपके स्त्रियां हैं, तो स्त्रियों में एक तो बैठे काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले, श्रम के काम करने वाले, तो इन सब का जो है आता है कि इस प्रकार से इनकी डाइट का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। इसी इसी तीनों श्रेणी में अगर वो व्यक्ति गरोदर है, तब उसी कैटेगरी के ऊर्जा की कैलोरी में प्लस 350 और जोड़ दीजिए। और उसमें अगर जो ये है अगर वो माता जो है वो स्तनपान करवाने वाली माता है, तो उसी में फिर 600 और जोड़ दीजिए। किसमें, ऊपर वाले जो जैसे बैठे काम करने वाले 1900 हैं, तो 1900 प्लस 600 ये उस लेडी का जो है उसका भोजन उतनी कैलोरीज ज़्यादा उसको चाहिए। तो इस प्रकार से उनका जो है रूटीन डाइट में उनको रोज़ के मतलब रोज़ इतनी मात्रा में उनको चाहिए।
फिर इसके बाद में प्रोटीन जो है वो 55 सामान्य लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 82.2, और जो ये है लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि दूध पान करवाने वाली माता, तो उनका लगभग लगभग जो है वो 78 के आसपास उनकी ग्राम के आसपास उनकी रिक्वायरमेंट होती है। आप ये देखिए 55 ग्राम का अगर शरीर 55 किलो का अगर शरीर का वजन है तो 55 ग्राम उसको लग रहा है। सिंपल प्रोटीन को याद रखने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जितना उसका शरीर का वजन उतने ही ग्राम प्रोटीन उसकी दैनिक आवश्यकता है। ये सिंपल रूल है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो आपको स्निग्ध पदार्थ है तो वो कितना लग रहा है, वो ऑलमोस्ट जो है हाफ के आसपास आपको लग रहा है। और इसमें भी जो है आपका जैसे जो ये है बढ़ने वाले जो माताएं हैं, जैसे गरोदर और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, तो उनमें भी जो दूध का ये है स्निग्ध ग्राम जो है ये उतना ही है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं मतलब बताया गया। 30 के आसपास जो है ग्राम्स लगते हैं। और कैल्शियम जो है वो उतना ही है, और आयरन जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को सबसे ज़्यादा लगता है, तो उनको सबसे ज़्यादा। बाकी स्तनपान करवाने वाले हैं उनको सेकंड नंबर पे, और सामान्य जो लोग हैं उनको 21 मिलीग्राम के आसपास जो है ये आयरन दर रोज़ लगता है। इसके बाद अपने बच्चों की कैटेगरी में हमने देखा, ये जो चार्ट है इसको याद क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बैलेंस्ड डाइट का चार्ट है। एग्जैक्टली कितना अमाउंट में किसको क्या लगता है उसके लिए। तो ये आपको थोड़ा एक दो बार लिख के ही याद होगा, ये आपको तोड़ने याद नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने पेन और पेपर उठा के इसको बनाना पड़ेगा। तो एक दो बार आप लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ये राउंड अराउंड कितना होना चाहिए। तो ये आपके जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे 0 to 6 मंथ्स के, तो उनको कितना चाहिए, उनके शरीर का वज़न जो है सपोज़ 5.5 किलो है, तो उनके हिसाब से उनको कितना चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए, प्रोटीन आप देखेंगे प्रोटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चों को लग रहा है। और फिर यहाँ पर जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी उनको लगता है अच्छे खासे मात्रा में। एंड देन अपने जो माइक्रो ग्राम में, किलोग्राम में ये लगता है ना लोह, वो भी इनको मिलीग्राम में जैसे ऊपर लग रहा है ना, ऊपर कितना मिलीग्राम में लगता है, यहाँ पर इनको माइक्रोग्राम में लग रहा है, क्योंकि उनका शरीर का वज़न जो है वो उतने हिसाब से है। तो उतने शरीर के हिसाब से, वज़न के हिसाब से ये अपने को बच्चे को आयरन, कैल्शियम और बाकी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये इतना सबको लगता है। इसके बाद एक फूड पिरामिड, ये एक महत्वपूर्ण है। 2 ही पिरामिड आपको आपके नेट में आएंगे। एक तो ये फूड पिरामिड है, और दूसरा आपका एक पिरामिड आपके पेपर 1 में आता है, जिसको हम जो है ना लर्निंग पिरामिड के रूप में जानते हैं। तो जो अपना सबसे नीचे जो है वो आपके यहाँ पे फूड पिरामिड में आपके तृण धान्य, इतर धान्य और दाल ये आ जाएंगे, और इसके ऊपर भाजी वगैरह आ जाएंगी। फिर इसके ऊपर दूध और दुग्धजन्य आ जाएंगे, और सबसे ऊपर जो है ना आपके तेल वो आ जाएंगे। तो जो आपने अभी 4 अन्नगट पढ़े हैं, तो उन चारों अन्नगट में ये इस प्रकार से आ जाएंगे एक के ऊपर एक। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका जो सबसे ज़्यादा बेस जो है, वो बेस शरीर का जो है वो इनसे तृण धान्य, भरड़ धान्य वगैरह जो है, और प्रोटीन, इनसे आपका जो है ये बनता है। और दूसरा आपका जो भाजियाँ वगैरह है, तो इनमें आपका ये सेकंड नंबर पे आता है उस पिरामिड में। उसके ऊपर जो एनिमल फैट्स और एनिमल प्रोटीन्स जो है ये उसमें आ जाते हैं, और सबसे ऊपर आपका लिपिड्स वगैरह जो आपने देखे वो उसमें आ जाते हैं। तो ये आपका फूड पिरामिड जो है, ये मैं आपको भेज चुकी हूँ ना, ये फूड ग्रुप्स का ये जो नोट्स मैं अभी जिसमें से पढ़ा रही हूँ। प्रियंका, हाँ भेजा है मैम, हाँ पहले सबसे पहले। हाँ, ये मैंने ग्रुप पे जो आपने नेट का ग्रुप था, या फिर मेरे ख्याल से जो वो वाला ग्रुप था एमए फर्स्ट ईयर का, उसमें भी सब चीज़ें भेज थी पहले ही।
तो ये आप उसमें आपके पास है, और नहीं तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका इन सब चीज़ों में आपका पर डे आपको कितनी चीज़ें, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब इसमें कवर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपके फूड ग्रुप्स हैं, यानी कि अन्नगट कितने आपको जो है भोजन की आवश्यकता है, कितने मात्रा में ये भोजन क्या क्या चीज़ों को कवर करता है, ये सब चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट पे जो है हम देखने वाले हैं इसमें इसमें एक चीज़ आपका जो है वो है फूड एंड मेटाबॉलिज्म। ये जो है ना, ये आपके एमए योगा के चौथे यूनिट में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरियल्स और मिलेट्स जो हैं, ये पूरा का पूरा ये एज इट इज़ एमए योगा का जो आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का सिलेबस है, ये एज इट इज़ आप देख रहे हैं कि आपके नेट के सिलेबस से मैच करता है। आपकी खुशनसीबी है, मेरी भी खुशनसीबी है। तो ये पूरा डाइट एंड न्यूट्रिशन का आपका उसमें है चैप्टर, तो सेम टू सेम है। और ये चौथा जो यूनिट है आपका, ये चौथा यूनिट आपका सेम वैसे ही है, फूड एंड मेटाबॉलिज्म। ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है। और महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण सारे हैं और सभी उतने ही नंबर में आते हैं, कोई कम नंबर में नहीं आता। तो आपके लिए इजी पड़ते हैं बाकी के, लेकिन ये चौथा यूनिट जो है ये आपके लिए थोड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो सकता है। मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है उतना बस। क्यों? क्योंकि अब उसमें पूरी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी समझने की बात आती है कि ये क्यों हमारी शरीर में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एटीपी कैसे बनता है, किस प्रकार से फ्लो चार्ट्स वगैरह जो रहते हैं। आपसे अपेक्षित ये नहीं है कि आप बायोकेमिस्ट्री में जैसे हम बायोलॉजी वालों को पढ़ाते हैं कि आप पूरा फ्लो चार्ट पढ़ें, एक एक केमिकल का नाम याद रखें, नहीं, वो उतना अपेक्षित नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर अपेक्षित है कि उस फ्लो चार्ट को एक बार देख लें। उसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे ग्लूकोज एक महत्वपूर्ण नाम है, पाइरूवेट एक महत्वपूर्ण नाम है। तो बस इन नामों को आप याद रखें, और उन साइकिल्स जो जो जिन साइकिल्स के माध्यम से ये मेटाबॉलिज्म चयापचय का जो कार्य हमारे शरीर में होता है, उनके नाम आप याद रखें। तो बस इतना अपेक्षित है, वो नाम आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे फूड एंड मेटाबॉलिज्म में। तो ये एनर्जी जो है ये क्या है, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन, कंपोनेंट्स वगैरह ये सब क्या है। इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी, कौन कौन सी चीज़ें हमारी एनर्जी के उसको जो है वो ये करती है, फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। और हार्ट रेट मॉनिटरिंग मेथड वगैरह, डबल लेबल्ड वाटर टेक्निक इत्यादि, ये सब चीज़ें इसमें एमए योगा के सिलेबस में है। इसी तरीके से आपके जो नेट का जो सिलेबस है, इसमें आपका डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, यही सब चीज़ें जो वहाँ थी वो यहाँ पर भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम अभी देख मतलब इनमें से हम एक एक करके चीज़ें देखना शुरू करेंगे। इसमें एक चीज़ आपकी जो है मुझे दिख रही है, जो मैंने अभी नहीं करवाई, वो है जैगरी सिलेक्शन, प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। गुड़ जो है, गुड़ के बारे में यहाँ पर आया है कि उसका सिलेक्शन, उसकी तैयारी और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसका क्या करेंगे। तो ये प्रिपरेशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है, ये वाला पार्ट जो है अभी हम थोड़ा सा करेंगे। ये भी बाकी है, और ये फूड एंड मेटाबॉलिज्म भी बाकी है। तो ये हम देखने वाले हैं अभी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। फर्स्ट नंबर पेज पे पढ़ना है। कर देती हूँ। यस, तो हम इसमें हमने देखा B2 जो देखा हमने राइबोफ्लेविन, उसका तो ऊपर नहीं बताया कोई डिजीज़। B1 का बेरी बेरी बताया,
दूसरा पेलेग्रा, ये B3 नाइसिन नाम है इसका, नाइसिन नाम याद रखिए, नाइसिन। जैसे राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, ऐसी नाइसिन B3 का नाम है। तो ये B3 नाइसिन, ये B2 के बाद लिख लीजिए। और इसकी कमी से जो होता है डिजीज़, उसका नाम है पेलेग्रा। अगला जो है वो है B12, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो पेरिनिशियस अनीमिया वगैरह ये होता है। और न्यूरो साइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूरो शब्द जहाँ जोड़ दिया तो समझ लो नसों से जुड़ा हुआ है, और नसों से होने वाला प्रॉब्लम ये एक ही है, B12 की कमी से। तो ये बहुत आसान है कि आजकल ये सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये बार बार B12 के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। नम्बनेस ऑफ हाथ, मतलब हमारी जो हाथों की उंगलियों के एंड्स है ना, उसमें ये आती नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता क्या क्या पकड़ा हुआ है वगैरह। एक B9 भी देखिए यहाँ पर है, फोलेट डेफिशिएंसी, ठीक है ना। यहाँ पर जो 7 नंबर पे लिखा हुआ है ना, फोलिक एसिड, तो ये फोलिक एसिड, ये B9 इन्होंने नहीं दिया है पुस्तक में। फोलिक एसिड जो है उसी को फोलेट, हाँ उसी को फोलेट B9 कर लीजिए। जहाँ फोलिक एसिड लिखा है ना वहाँ पे B9 लिख दीजिए, पेंसिल या पेन से। हाँ फोलेट अलग नहीं है ना कुछ? नहीं, ये जो फोलिक एसिड है ना उसी को फोलेट बोला है। हाँ, तो B9। फोलिक एसिड आपके 7 नंबर के सीरियल नंबर पे, पेज नंबर 345 पे जो लिखा हुआ है फोलिक एसिड, उसी में B9 लिख दीजिए। और उसका जो सोर्स है, उस सोर्स में आप ऐड कर लीजिए ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, और जो है मीट और ग्रेन और लेग्यूमिनस जो खाने हैं वो। तो ये सब जो है इसमें B9 की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, कमतरता की वजह से इसमें वही जो आपने लिखा हुआ है, इसमें एनीमिया लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और आप ऐड कर लीजिए कि इसमें जो है ना फटीग, मतलब हमेशा थकावट होती रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, और डायरिया वगैरह जो होता है ये भी होता है। अभी और भी हैं, इसमें काफ़ी कम दिए हुए हैं, कुछ और भी हैं जो हम B2 राइबोफ्लेविन देखा हमने। हाँ, तो इसकी कमी से होने वाला क्या डिजीज़ है देखते हैं ज़रा। इसमें हाँ काफ़ी सारे इसके सोर्सेज बताए हैं। हाँ, B2 की डेफिशिएंसी से ह्यूमन एरिबोफ्लेविनोसिस, ये शब्द जो है ये लिख लीजिए वहाँ पे, जहाँ पे B2 लिखा हुआ है ना, 3 नंबर, सीरियल नंबर 3, पेज नंबर 344 पे B2 लिखा हुआ है। उसके नीचे मैंने आपको B3 लिखवाया था ना, वहीं B2 में जगह खाली दी है, देखिए उन्होंने डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स में। तो वहाँ पे ये एरिबोफ्लेविनोसिस ये शब्द लिख लीजिए। एरिबोफ्लेविनोसिस ये आजार का नाम है जो B2 की कमतरता से होता है। जोड़ा? हुआ क्या? लिख लेना है क्या ये? हाँ, आपके उधर जगह है ना खाली है, उसमें लिखा नहीं है। हाँ, तो उसमें लिख लीजिए ये B2 जहाँ लिखा है ना, राइबोफ्लेविन जहाँ लिखा है ना, तो वहाँ पे ये आजार जो है एरिबोफ्लेविनोसिस ये लिख लीजिए। लिख लिया क्या?
हाँ लिख रहे मैं। हाँ ये लिखिए, एरिब एरिबोफ्लेविनोसिस, ये आपको उसमें जोड़ना है। ठीक है, और आपका एरिब जो क्या बोलते हैं, जो B3 है वो भी मैंने आपको अभी लिखवा चुका है। ठीक है, एक सेकेंड में मैं भी पेंसिल लेके आती हूँ। गया तूने इसका होमवर्क हो भी गया। यस, तो ये एरिबोफ्लेविनोसिस लिख लिया और B3 लिख लिया। हाँ हम्म, विटामिन B3, इसका नाम क्या था? नाइसिन। ये कहाँ पाया जाता है? B3 का मैंने आपको क्या लिखवाया है? लिखा है क्या B3 का? घर में लेंडी है पिंक कलर की। लेंडी हेलो, हेलो, बोलो बोलो मैम। हाँ B3 का मैंने आपको क्या लिखवाया है? हाँ नहीं, प्रियंका लिख रही ना, मैं बाहर हूँ। अच्छा, पैलिग्रा, पैलिग्रा, अलिग्रा। पैलिग्रा नाम का औजार B3 की कमी से होता है। नाइसिन उसका नाम है, और ये जो है ये किस में पाया जाता है? ये ये भी वही ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में इस पे लिख सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो B3 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद B5, वो भी इसमें नहीं दिया हुआ है, देखेंगे हम B5 के बारे में। हम एक्चुअली ये देख चुके हैं वहाँ पे आपकी क्लास में, पर फिर भी एक बार ये हम, क्योंकि ये आपके इसमें खोला और इसमें नहीं है, तो इसको हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, इस बुक में ही लिख लेते हैं, ताकि बुक से हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है ना, तो B5 का जो नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। B5 पेंटोथेनिक एसिड, और इसका जो कमतरता से होने वाली जो बीमारी है, ये क्या है? मम्मी को हो जाएगा मम्मी। इसमें आपको इरिटेबिलिटी होती है, नींद नहीं आती, डाइजेशन आपने वगैरह जो प्रॉब्लम पिंक हो कलर का जाती है। बाहर लगा था ना मेकअप का, उसे अब मुंह पे मत लगाना। अच्छा ठीक है, आप जाओ मैंने उसे अभी। हाथ लगा दिया। अच्छा, फैटीग यानी कि जो है थकान हमेशा होने लगती है, इरिटेबल हो जाता है इंसान, चिड़चिड़ापन, फिर मसल क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होता है, और वॉमिट वॉमिट भी होती है। पापा जाओ पढ़ो बुक। फिर जो है अपने जलन होती है थोड़ी सी, और हाथों में उंगलियों में जो है ना सेंसेशन कम हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, इत्यादि।
तो ये विटामिन B5 का हमने देखा। इसमें ये काहे में होता है, तो ये मीट में, पोर्क में, फिश में, ग्रेन में, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में होता है। मीट, डेयरी, ग्रेन, फिश, और वेजिटेबल्स में ये मशरूम्स में होता है, मशरूम्स में, कॉर्न में होता है, ब्रोकली में, एवोकाडो, कॉलीफ्लावर, इन सब में, टमाटो में, इन सब में, और जो है दालों में होता है, चने में होता है, सोयाबीन में होता है। तो ये इन सब चीज़ों में ये विटामिन B5 पाया जाता है। ठीक है, लिखा ये सब ने। इसके बाद B5, B6 जो है ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो B6 का जो है आपको बताया है कि डर्मेटाइटिस होता है आँखों का, नाक का, मुंह का, ये बताया हुआ है। B7 अगेन इसमें बायोटिन नाम से, जो जहाँ आपके बायोटिन लिखा हुआ है, 8वें नंबर पे बायोटिन जो लिखा हुआ है उसको आप B7, उसके आगे B7 लिख लीजिए। ठीक है, उससे जो है B7 से मेंटल डिप्रेशन वगैरह जो है बताया जाता है। फोलेट जो है विटामिन B9 है, उसी को फोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये आपके B9 है, आपके इसमें फोलिक एसिड जहाँ लिखा हुआ है उसी को आपको B9 उसके ऊपर लिख देना है, B9। फोलिक एसिड के नीचे मतलब उसके साथ B9 लिखिए और बायोटिन के साथ B7 लिखिए। इसका सोर्स जो है वो क्या है, फोलिक एसिड का बीफ लिवर, वेजिटेबल्स जिसमें स्प्राउट्स महत्व है, और फ्रूट्स और जूसेस, बीन्स वगैरह इत्यादि, ये सब में पाया जाता है फोलिक एसिड। ठीक है, और बायोटिन जो है वो अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी पुस्तक में इनसे कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में ऑलरेडी लिखा है, तो वो मैं नहीं देख रही। जो आपकी पुस्तक में खाली रिक्त स्थान है ना, वो मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो रिक्त नहीं रहने चाहिए। अभी गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं है सर ने क्यों नहीं लिखा इसमें। ये आपके ये जो आपका बायोटिन है B7 जो है, B7, स्क्रीन पे भी ध्यान दें, स्क्रीन पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो ये आपके जो आपका B7 है ये किस में पाया जाता है, हम वो देख रहे हैं। ईस्ट जो होती है ना, जिसमें हम ब्रेड, जैसे ब्रेड की फैक्ट्रियों में जो ईस्ट डालते हैं मतलब उसको खमीर उठाने के लिए, तो वो बायोटिन रिच होता है। तो बेकर्स ईस्ट, फिर व्हीट ब्रांड जो होता है, और ऑर्गन मीट्स में भी होता है, और होल एग कुक्ड जो होता है अंडे में भी होता है, और ऑयस्टर जो कि सी फूड है तो उसमें भी ये पाया जाता है। ये हम विटामिन B7 यानी बायोटिन का हम जो है वो भर रहे थे। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, उसका तो आपको पता ही है। अरे ये विटामिन B5 आपके इसमें पेंटोथेनिक एसिड जो है ना, ऑलरेडी 6 नंबर पे था, मैंने फालतू नीचे लिख लिया। पेंटोथेनिक एसिड जो है B5, तो वो आपका इसमें दिया हुआ है। B12 जो है वो आपको पता ही चल गया, B6 भी पता चल गया, तो आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। B4 नहीं है इसमें भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन B4 होता है। B12, B9, B6, चलिए एनीवेज
इतना ये जो चैप्टर, ये जो हमने ये कंप्लीट किया है ना, इतना भी आपको याद करना है, ये पूरा याद होना चाहिए अब अपन को कल, ठीक है ना। इसको मैं रिकॉर्ड